हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका सेट नंबर 14 और सेट नंबर 14 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस का पूरा क्वेश्चंस आज रहने वाला है और साथ में हिंदी की क्वेश्चंस भी रहेंगी और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर है और उत्तराखंड जी के यहाँ पर रहने वाला है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन और 100+ क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताए जाते हैं। सो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मुझे जल्दी से बताओ, इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष किस दिन को यहाँ पर बताया है या मनाने की घोषणा की है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? अगर आपसे ये पूछता है तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा कर्नाटका सरकार ने। किसने? कर्नाटका सरकार आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ था आपका तिरुवनंतपुरम केरला में, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? इस बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं अगर आपसे पूछेगा तो एन बीरेन सिंह, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और त्रिपुरा के कौन बने हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास है कोल्ड रेस्पॉन्स। इस रेस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है अगर आपसे पूछेगा तब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 से सम्मानित किया गया है? सो करेक्ट आंसर सुरेश रैना, ऑप्शन डी किसने किया है? मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन 2022 सुरेश रैना। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? सो ये बनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वेरी इंपॉर्टेंट 2022 कब मनाया गया है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। प्रित्जर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकीय कौन बने हैं? प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी आपको बताना है, तो यहाँ पर सही आंसर डाइबेडो फ्रांसिस फेरे। कौन है? डाइबेडो फ्रांसिस फेरे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कौन बने हैं? डाइबेडो फ्रांसिस फेरे। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी अर्थात इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? सो करेक्ट आंसर डी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इंडियन सुपर लीग 2021 एंड 2022 का खिताब किसने जीता है? इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 12 एंड करेक्ट आंसर बी, हैदराबाद एफसी ने। रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? कुवैत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? सो नाम है इनका देवेंद्र झांझड़िया, जैवलिन थ्रोवर हैं। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन श्रीनगर जेएनके जम्मू कश्मीर में हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
IQ ईयर 2021 द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? नई दिल्ली बनी है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ए, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। 13वां ग्रीन स्टाम्प फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो 13वां ग्रीन स्टाम्प फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? अगर आपसे पूछता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफील्डेड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नाम की पुस्तक है। इस पुस्तक को अभी लॉन्च किया गया है और इसको किसने लिखा है? सो ऋचा मिश्रा ने इसे लिखा है। 19 का ए सही होगा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी। इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? एक चीज़ मैं आप लोगों से और पूछना चाहूँगी, क्या बीएस नेगी जी का दोबारा से आपका रिवीजन कराया जाए? क्या आप रेडी हो? उस पर एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, सिर्फ ओनली प्रैक्टिस होगा। तो क्या आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो अब इतना टाइम नहीं क्योंकि वो मैं आपको करा चुकी हूँ। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो सेकंड एडिशन को मैं दोबारा से आपका रिवीजन करा सकती हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? हिसाशी ताकेयूची बने हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बरसामा सील 2022 बरसामा सील 2022 किन 5 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? सो 21 का ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड मलेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड मलेशिया, ऑप्शन बी। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? सो करेक्ट आंसर मारियो मार्सेल चिली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2022 जो है ये किससे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। एबेल पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? डैनियल पार्नेल सुलिवन। एक पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र भी इनका पूछा जाता है, ध्यान रखना है। किस राज्य की वाद्य यंत्र नरसिंह पिट्टी नाग स्वर्ण को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? सो ये है आपका तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर है ना, इस पुस्तक को किसने लिखा है? लेखक कौन है? अभय के यहाँ पर क्या है? इसके राइटर हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सो फाइनली गाइज आप लोगों का जो करंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ एनसीईआरटी जीके। आपका ये प्रैक्टिस सेट में एनसीईआरटी चल रहा है, लूसेंट भी आप लोगों की चल रही है। लूसेंट जीके के लिए लूसेंट का ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। और साथ में आप लोगों का एनसीईआरटी सार संग्रह जो आती है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, बहुत इनफ हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को अच्छे से तैयार कीजिए। सो क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 to 11 तक, और भाग है 2, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या किया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस में। और नागरिकता क्या है? लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप क्या करता है? प्रदान करता है। तो ये आप लोगों का है। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता, आप जानते हैं भारत में एकल नागरिकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए, है ना। आप साथ में मुझे ये बताएंगे क्योंकि नागरिकता वाला जो आपका चैप्टर है वो पॉलिटी में कराया है। नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? मुझे फटाफट बताओ। फिलहाल भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान है। और भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का उपबन लिया वो कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक।
पहले जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य हुआ करता था जहां दोहरी नागरिकता थी। फिलहाल अब वहां भी क्या है, पूरा भारत में जो रूल होगा वो भी JNK में होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान आप जानते हैं, भारतीय संविधान आपका जो आर्टिकल 11 है, 11 के अकॉर्डिंग संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की पावर किससे दी गई है? तो नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की पावर किसके पास है? संसद के पास है, जिसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। और इसी अधिनियम में 1986, 1992, 2003, 2005 एंड 2015 में संशोधन भी हुआ है। और भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं: जन्म के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, है ना, जन्म के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, एंड विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। तो यहाँ देशीकरण भी है, निवास भी है, और ऑप्शन आपका जन्म के आधार भी है, ऑप्शन डी। ऑल ऑफ दीज के आधार पर क्या कर सकते हैं? नागरिकता ले सकते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? देखो, हमने तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप ली है, लेकिन डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, डी होगा। अमेरिका में शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है ना वो संघीय है, जिसके तहत केंद्र और प्रांतों की सरकारों के बीच शक्तियों का क्या है? स्पष्ट विभाजन होता है। केंद्र और प्रांत के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की जाती है, उसी को कहते हैं ड्यूअल नागरिकता। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, या देशद्रोह का उस पर देशद्रोही हो, नागरिकता का परित्याग कर दे खुद, या सरकार के द्वारा उसे नागरिकता से वंचित कर दे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ ही संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू हुए थे? तो आप जानते हैं उनमें से आपका क्या था? नागरिकता का प्रावधान भी था, और चुनाव संबंधी प्रावधान भी थे, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान भी थे। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है ना। तो उस समय जो आपके अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन जो ये प्रावधान थे इन्हें लागू किया, बाकी सभी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का किससे है बच्चे? इकोनॉमिक्स से आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने रखा हुआ है, तो आप फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सो आंसर दीजिएगा आप मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या करना है? आप लोगों ने आंसर करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रखा गया है वो इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये कौन सी संस्था के द्वारा प्रकाशित होती है, जारी की जाती है? तब आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये जारी होती है। ठीक। और जबकि वर्ल्ड बैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, एंड जो हमारा दूसरा है विश्व विकास रिपोर्ट, उसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, IMF का पूरा नाम क्या है? अभी जस्ट बताया था, इसका गठन 27 दिसंबर 1945 को जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसके आधार पर किया गया था। और इसका जो सही आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन ए सही होगा। IMF का जो प्रमुख कार्य होता है, पूछा जाता है कि कार्य क्या है? सदस्य देशों की, जो इसके सदस्य देश हैं 190, उन देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में हेल्प करना। क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है, IMF का सदस्य देश है, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में है। गठन 1945 में हुआ। इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? तो ब्रिक्स आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों का ग्रुप्स है। और इसकी जो अवधारणा सामने आई थी, गोल्ड मैक्स जो थे उन्होंने तत्कालिक अध्यक्ष जिम ओ'नील ने इसे प्रस्तुत किया था 2001 में। और ब्रिक्स
तीव्र गति से विकासशील 5 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। किनका? विकासशील 5 अर्थव्यवस्थाओं का क्या है? 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। ब्रिक्स का प्रथम फर्स्ट अधिवेशन 2009 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो सदस्य देश नहीं है, मैंने कहा ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। क्या इंडोनेशिया बोला? नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या रूस है? बिल्कुल है। उधार प्रदाता एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित है? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये प्रशासित होता है। 1916 में स्थापित उधार प्रदाता एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रशासित संस्था है। वर्ल्ड बैंक के 5 संस्थाओं से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक, जो कि निम्न है। एक आता है इसमें IBRD, जो आपका वर्ल्ड बैंक आप कहते हैं ना, ये 5 संस्थाओं 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है। तो IBRD, डी आपका पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA एंड निवेश संबंधी विवादों से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ICSID, इन 5 से मिलकर के बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु जो सहायता प्रदान करती है उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ऑप्शन बी, जो कि हिस्सा है किसका, किसके द्वारा प्रशासित है? तो वो है आपका विश्व बैंक के द्वारा। आपको ध्यान रखना है ना। ऋण देने जो विश्व बैंक होता है ना, इसे विश्व बैंक की ऋण देने वाली उधार खिड़की कहते हैं। किसे? आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की दोहा चक्र की वार्ता में केंद्रीय विषय क्या रहा था? तो इसमें दोहा विषय रहा। दोहा दौर की जो शुरुआत होती है वो 2001 में होती है और कृषि से संबंधित विषय यहाँ पर रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? संघाई 5 SCO, संघाई सहयोग संगठन बताया था। 5 संगठन, इन 5 क्या है? संघाई 5 देशों का ग्रुप है। चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। क्या इसमें इंडिया शामिल है? तो आप बोलेंगे कि अभी इसमें जो है वर्तमान में इसके जो है 8 सदस्य देश है, पहले 5 थे। 26 अप्रैल 1996 को 5 देशों का एक ग्रुप बना था, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। क्या वर्तमान में भारत इसका सदस्य है? तब आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, भारत इसका क्या है? सदस्य देश है। टोटल बताओ कि वर्तमान में इसके सदस्य देश 9 बताए थे ना बताए थे? बताए थे। क्या भारत इसका सदस्य देश है? जी हाँ बिल्कुल सदस्य देश है। और 15 जून 2001 के बाद ये संघाई सहयोग, पहले इसे संघाई 5 कहते थे क्योंकि 5 कंट्री थे। 26 अप्रैल 1996 को जो बना था, ठीक। लेकिन बाद में इसमें 9 सदस्य शामिल, टोटल अभी 9 सदस्य हैं। और 15 जून 2001 से इसे कहा गया संघाई सहयोग संगठन SCO। तो इसमें सदस्य नहीं है, आपसे पूछा है, तो फटाफट कमेंट कीजिए कौन इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, विशिष्ट रक्षोपाय, क्रियाविधि, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, मुहावरा। निम्नलिखित में से किस कार्यों के संदर्भ में समाचारों में प्रायः चर्चा में आता है? स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। तो ये आता है आपका विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये विकासशील देशों के लिए एक सुरक्षा उपाय होता है जो विशेष जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी अवधारणा के लिए अतिरिक्त है। इसमें विकासशील देश अपने हित की क्या कर पाते हैं? रक्षा कर पाते हैं। तो यही है आपका विश्व व्यापार संगठन की क्या है? ये कार्यों के संदर्भ में मुहावरों में चर्चा में रहता है, तो विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट संस्था जो है किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि
निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, आपसे पूछा है। तो आंसर दो, ब्रिक्स का कौन सा नहीं है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, भारत, इंडिया, चाइना। आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और सार्क का गठन 1985 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कहाँ? ढाका में हुआ था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर काठमांडू बनाया गया और काठमांडू में ही इसका हेडक्वार्टर है। क्या इसका जो सदस्य देश है वो कंबोडिया है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम आपसे पूछा है। व्यापार एवं टैरिफ पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि GATT आपने सुना होगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि आपका व्यापार एवं टैरिफ पर सामान्य समझौता है ना, गेट। 1948 वर्ष 1948 में ये नाम था। बाद में 1995, 1950, 1995 में इसका नाम जो मराकेश संधि के द्वारा इसका नाम क्या कर दिया था, WTO का हो गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। UNSC का तात्पर्य क्या है? UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गेट का तात्पर्य क्या होता है? अभी आपने गेट का तात्पर्य पढ़ा है और 1948 में बना था। बाद में 1995 में विश्व व्यापार संगठन, इसका नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था? तो सबसे पहले गठित होने वाला संगठन, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो कराया हुआ है, आप लोगों को जाकर नहीं देखा है, देखिए। करंट अफेयर का टॉपिक जो है 1919 में बनता है आपका कौन? देखो भाई, अगर मैं बात करूं IMF का, IMF होता है 1945 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 1948 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका गठन होता है 1919 में। और FAO की बात करते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन का, तो 1945 में होता है। यहाँ पर जो आपका सही होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले गठित होने वाला जो संगठन था वो था हमारा करेक्ट आंसर बताओ भाई, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था? क्या IMF 1945 में हो रहा है, 1945 में हो रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में हो रहा है, और ये भी आपका 1948 में हो रहा है। तो सबसे पहले कौन होता है? ILO होता है 1919 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी होगा। कौन सा होगा? सी आपका सही होगा। सबसे पहले गठित हुआ है तो आपका ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 1919। ट्रिम्स का क्या अर्थ है? ट्रिम्स का मतलब बताना है। ट्रिम्स ये विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक समझौता है जो व्यापार से रिलेटेड निवेश उपायों से रिलेटेड है। तो ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO का पूरा नाम क्या है? FAO का पूरा नाम अभी आपने पढ़ा था, जिसका गठन 1945 में हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसका मुख्य काम क्या होता है? वैश्विक भुखमरी को समाप्त करने के लिए इंटरनेशनल सहयोग करना होता है। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से? और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। टोटल 15 सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं अगर आपसे पूछेगा, तब आपको याद रखना है चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और अमेरिका, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। रूस, UK, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ध्यान रखना है ना, क्या है नेक्स्ट? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिक्स, तो इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो है संघाई में, ऑप्शन हो जाएगा जो कि चाइना में है।
इसे फोर्टेलिजा घोषणा पत्र ब्राजील के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य है अर्थव्यवस्थाओं का जो बुनियादी ढांचा है, ढांचे परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना। और इसकी जो घोषणा है 2014 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था फोर्टेलिजा ब्राजील में, वहाँ की गई। और ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कहाँ है, चाइना के संघाई में। G20 ग्रुप्स 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है। इसे किसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? स्थापना 1999 में जिसे राज्यों के प्रमुखों के द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो आंसर होगा राज्यों के प्रमुखों के द्वारा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है और अभी चर्चा में भी चल रहा है, और भारत भी इसका क्या है, सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, तो फटाफट आंसर कीजिएगा ज्योग्राफी का। हाँ भाई, आंसर दो। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है? मुंबई में पुणे की अपेक्षा क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। उसका रीजन आपसे पूछा है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, मुंबई जो है वो पवना भिमुखी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। पुणे और नागपुर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में पवना विमुखी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, वृष्टि छाया। इस क्षेत्र की जो ऊंची ऊंची ढाल पर है वृष्टि छाया, क्या है, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी जो हवाएं होती है ना, वो इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती, और परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा कम होती। कहाँ, पुणे और नागपुर में। ठीक, और जब हवाएं नहीं पहुंचेंगी तो वर्षा कम होगी। तो मुंबई जो है वो पवना विमुखी ढाल पर है, तटीय प्रदेश है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। किसी पर्वत श्रेणी के पवन विमुखी ढाल, यानी कि हवाएं जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं उसे कहते हैं पवन विमुखी, है ना। वहां पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा जो है अपेक्षाकृत अल्प यानी कि कम होती है, और वृष्टि छाया प्रदेश रेन शैडो एरिया कहलाता है वो। और पवना विमुखी तो हवाएं जिस ढाल के सहारे नीचे आती है, और औसत एवरेजन जो रेन होती है वो कम होती है, उसे कहते हैं वृष्टि छाया। और जो पवनाभिमुखी ढाल पर जो आर्द्र हवाएं ये ऊपर उठती हैं, और इनके संघनन से इस भाग में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ऊपर उठे तो उसे पवनाभिमुखी कहेंगे, और नीचे उतरती हैं तो उसे पवन विमुखी। तो पवन विमुखी जो ढालें होती हैं वहां वर्षा कम होती है, जो भिमुखी होती हैं वहां पर ज्यादा होती है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आप जानते हैं जो आपका है गल्फ स्ट्रीम धारा, ऑप्शन बी। भारतीय प्रायद्वीप के एक पड़ता है हिंद महासागर। हिंद महासागर की दो शाखाएं, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी ना। जो आपका हिंद महासागर है जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो महासागरीय धारा है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका के महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती, इसीलिए इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो वो है हमारा पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जहां पर 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा होती है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर में आपका जो लेह क्षेत्र है वहां पर जो है कम वर्षा होती है। लेकिन ये आपका जो कश्मीर में, अगर आप देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर यही होगा, लेकिन लेह आप जो है वो लद्दाख की कैपिटल है। ठीक, तो ये याद रखना है। तो ये क्षेत्र या तो मानसून पवनों की दिशा में नहीं पड़ते या फिर उसकी पहुंच से दूर रहते। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो लेह में क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है एक तरीके से। दक्षिण पश्चिमी मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय एक्टिव हो जाता है? तो ऑप्शन डी 15 जुलाई तक। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो पवनें होती हैं 1 जून तक केरल के तट पर,
10 से 15 जून तक मुंबई कोलकाता, और इस प्रकार 15 जुलाई तक पूरे भारत उपमहाद्वीप में एक्टिव हो जाती हैं। भारत में मानसूनी पवनें सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 मई को पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो शरदकालीन जो वर्षा का क्षेत्र है वो है पंजाब और तमिलनाडु। भारत में शीत ऋतु अर्थात जो अक्टूबर नवंबर होता है, इसमें उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि लौटते मानसून से जो है तमिलनाडु तट जो कि 65 से 75 सेंटीमीटर पर क्या करता है, वर्षा जो सागर तट से आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब और हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती, जहां से आर्द्रता ग्रहण करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन विशाल टावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो वो है रेगुर मिट्टी, और रेगुर को ही कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन सी आपका सही होगा। पतझड़ वन भी इन्हें कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा जो है वो आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? उसे कहते हैं खरीफ की फसल, है ना। तो ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत ज्वार, चावला, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, अभी मूंगफली चल रही है, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द की दाल, लोबिया, ये सारी की सारी आपकी फसल आती है खरीफ में। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ध्यान रखना, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी क्या होती है, उपज होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। लेटेराइट मिट्टी लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। आपसे पूछेगा कि लाल मिट्टी जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो क्यों लाल दिखती है, तो लौह ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। और ये मिट्टी लौह और एल्यूमिनियम से क्या होती है, समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और चूना तथा जैविक पदार्थ की क्या होती है, कमी पाई जाती है। और ये मिट्टी काजू और कसावा जो होता है ना, कसावा, उन फसलों के लिए अधिक अच्छी मानी जाती है। और भारत में ये मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम के जो पहाड़ी एरिया और मेघालय में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो वो है अक्टूबर और नवंबर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं बे ऑफ बंगाल में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं, जो भारत में देखा जाता है मोस्टली कि लौटते हुए मानसून या मानसून का निवर्तन से अक्टूबर नवंबर महीने के दौरान बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। और इस चक्रवात से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी प्रभावित होते हैं। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 127, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए जो उपयुक्त है वो है आपकी अम्लीय मिट्टी होती है। कौन सी? चाय एक उष्णकटिबंधीय पौधा होता है और इसके उत्पादन के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री जो टेम्परेचर होता है और 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अम्लीय मिट्टी आपको ध्यान रखना है। और जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, दार्जिलिंग है, तो यहाँ पर चाय के लिए क्या है बच्चे, फेमस है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है, इनमें से किसी जंगल की आग कहा जाता है? इनमें से किसी जो है वो जंगल की आग कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब आपका जो सही आंसर होगा, इनमें से जंगल की आग कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर सही होगा। ये पलास होता है, वैसे ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये आपका पलास का जो पेड़ होता है, वृक्ष, लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग कहते हैं।
और जो प्लास के फूल हैं ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, और इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। ठीक, राल प्राप्त होता है, रेसिन प्राप्त होता है किससे, तो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव्य होता है जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। लीसा हमारे यहाँ कहते हैं, पहाड़ों में लीसा है ना। नेक्स्ट है, भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है, सबसे शुष्क भाग है, सही आंसर होगा जैसलमेर, राजस्थान, गोल्डन सिटी। भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि तटीय क्षेत्रों के निकट डेजर्ट्स के कारण रात के समय भूमि पर जो तापमान है वो कम होता है, तो वो है स्थलीय समीर के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो है हमारा पूरे विश्व में, ना कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में वो है मेघालय में, चेरापूंजी, मौसिनराम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि पौधों को सबसे अधिक जल जो है वो किस मिट्टी से मिलता है, तो ये आपका जो चिकनी मिट्टी होती है उससे ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि इनमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेईस की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है, तो ये कहते हैं कपास की काली मिट्टी को। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है इसीलिए, ठीक है ना, इसे जुताई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा या सी कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है, तो देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। साथ ही ये जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ होते हैं, और जहाँ पर वार्षिक जो तापमान हो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है वहाँ। और इसका सही आंसर क्या होते हैं, ये सघन वन होते हैं, और आंसर होगा बी होगा, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है वो है हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री भी आप लोगों का कहीं ना कहीं आता है, तो मैं आपको बेसिक जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पाषाण काल से क्वेश्चन है आज आप लोगों के सामने। सो आंसर दीजिएगा पाषाण काल का फर्स्ट क्वेश्चन। सूची एक को सूची दो से यहाँ पर मिलाना है आप लोगों ने। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है तो वो 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईस्वी का। मध्य पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल आपने ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल का हो जाएगा 9000 ईस्वी से 4000। और नवपाषाण काल की अगर बात करें तो इसका सही होगा आपका 2000 ईस्वी से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। और उत्तर पाषाण काल की बात करें तो वो 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। पाषाण वो युग यानी कि स्टोन एज इतिहास का वो काल है जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक क्या होते हैं विकसित। इसमें पहला जो चरण होता है पूरा पाषाण 20 लाख ईस्वी से 9000 ईस्वी। मध्य पाषाण काल होता है या उसी को लघु पाषाण कहते हैं जो 9000 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट होता है 4000 ईसा पूर्व। नवपाषाण युग की जो शुरुआत होती है 6000 ईसा पूर्व से 2000। एंड उत्तर पाषाण 2000 ईस्वी से प्रथम शताब्दी तक होता है, ठीक, ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों का मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो निम्नलिखित में से कौन सा काल इन 3 में नहीं आता है, महापाषाण काल नहीं आता है ना। ये दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है महापाषाण। और इतिहासकारों ने महापाषाण का जो निर्धारण है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य माना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित पर विचार करना है और उपयुक्त में से किन या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं।
तो यहाँ पर केवल और केवल मध्य पाषाण काल हो जाएगा। मिसोलोथिक एज का जो है वो आपका क्या होता है, माइक्रोलोथिक होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जो मानव का सदस्य प्राणी जो पाक मानव होमोसोपियंस जो सोपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है किस रूप में? तो उसे आप जानते हैं पीथेक्रैंथोपस, पीथेक्रैंथोपस के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर या पीथेक्रैंथोपस या फिर होमोई इरेटस, इरेक्ट क्या है, होमो इरेक्ट्स, होमो इरेक्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके स्टोन ए से, थोड़ा सा क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछली बार एनसीईआरटी से। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? और उत्तराखंड का भीमबेटका बताओ जल्दी, किसे कहते हैं? लाखुड़ियार को कहते हैं। और भीमबेटका किसके लिए फेमस है? तो आप जानते हैं भीमबेटका जो फेमस है वो है आपका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और जुलाई 2003 में ये यूनेस्को ने ना विश्व धरोहर में शामिल किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ साथ कुत्ते का जो कंकाल प्राप्त हुआ है ना, वो हुआ है नवपाषाणिक स्थल से, जो कि आपका है बुर्जोम। ऑप्शन बी। कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में है आपका बुर्जोम। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। और स्थानीय भाषा में बुर्जोम को कहते हैं प्लेस ऑफ बिर्च, प्लेस ऑफ बिर्च इसे कहते हैं। इसकी खोज डी टेरा एंड पीटरसन के द्वारा 1935 में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और ये भी पता चलता है कि जो बुर्जोम के लोग थे वो कृषि से परिचित थे। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? जो नवदा टोली है इसका उत्खनन किसने किया? सो इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर मालवा संस्कृति से रिलेटेड ताम्र पाषाणिक स्थल है नवदा टोली। और इसकी खोज HD सांकलिया ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ से मुख्य जो फसलें हैं गेहूं, अलसी, मसूर के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ के जो निवासी हैं वो आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसे जो है चालकोलिथिक, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किस युग? जो आपका ताम्र पाषाण युग है ना, इस ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक, तो ये आप, और जो यहाँ इस काल की जो प्रमुख संस्कृति है वो मालवा संस्कृति और जॉर्वे संस्कृति इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, गैरिक मृदभांड पात्रन के OCP का जो नामकरण है वो हुआ था कहाँ से या कहाँ हुआ? सो ये हुआ है हस्तिनापुर में। ऑप्शन ए हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा से हुआ है, अंतरजी खेड़ा और हस्तिनापुर। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया। यहाँ से काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों का क्या मिला है? अस्तित्व मिला है। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में लोकेटेड है। तो वो है मेहरगढ़। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। कहाँ पर है? मेहरगढ़, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है हिंदी से क्वेश्चंस आप लोगों के रखे हुए हैं। हालांकि हिंदी की मैराथन वीडियो आपको दी जा चुकी है। पाली किस धर्म की भाषा है? बताइएगा। पाली पाली है बौद्ध धर्म की। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है? ये हुई है आपका किससे? ऑप्शन सी मगही मैथिली और भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से। 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अच्छे से कराया है 5। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? ये भी कराया है विद्यापति। अंगिका जो है किस राज्य की बोली है? अंगिका बिहार। हिंदी किस परिवार की भाषा है?
भारोप्य। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। 8 का ऑप्शन बी डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का आपका पूछा है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आती है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो किससे हुआ है, जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं इनका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। सी। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा माना जाता है, अपभ्रंश भाषा का काल, तो ये 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो टाइम है वो अपभ्रंश भाषा का टाइम पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है, क्या है, ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन जो है ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे आप लोग। तो सरगुजा, वो आपका जो सरगुजा है वो क्या है बच्चे, सरगुजा याद रखना है, ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या, सी। नेक्स्ट है ब्रजभाषा हिंदी है। ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा। किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपको बताना है कि जो दाज्यू रचना है ये दाज्यू रचना किसकी है। सो याद रखना है शेखर जोशी जी की रचना है दाज्यू। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है, तो भक्तिन जो रचना है वो महादेवी वर्मा की है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है, एक कहानी यह भी के रचनाकार मनु भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियां किसकी हैं, मंगलेश डबराल जी की हैं। ऑप्शन ए। उधो तुम हो अति बड़भागी, ये पंक्तियां किसकी हैं, सूरदास जी की। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत। भक्तिन के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है, मनोहर श्याम जोशी। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी। आपका बंटी किस विधा की रचना है, उपन्यास है। मुझे ये बताओ कि आपका बंटी किसकी रचना है। किस कवि ने एक भारतीय आत्मा कहा, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो मुहावरे और लोकोक्तियों से है। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना कि सही कहावत कौन सी है। सो आंसर हो जाएगा डी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। दूध का दूध पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। उचित न्याय, फूंक फूंक कर कदम रखना, कहते ना फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। सोच विचार कर काम करना चाहिए। एकमात्र सहारा होना, मुहावरे का सही अर्थ। अंधे की लाठी होना। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होता है, बुरा हाल होना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ सिद्धांतहीन होना। क्या, सिद्धांतहीन। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को युक्त करने वाली लोकोक्ति। ओछे की प्रीति बालू की भीति। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आपड़ा का भाव। एक विपत्ति से छूटा तो दूसरी में आ पड़ना। विपत्ति मोल लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना। रंग उड़ना, कहते हैं ना उसका तो रंग उड़ गया चेहरे का भाव देखते जैसे ही उसने ये बात कही, घबरा जाना। नेक्स्ट, आगे कुआ तो पीछे खाई, जैसे आपके पास है अभी आपको भाई ना तो इधर जा सकते ना उधर जा सकते, सिर्फ तैयारी कर सकते हो अभी, है ना।
तो 11 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ। झूठा दिखावा। तू डाल डाल में पात पात। चालाकी का जवाब चालाकी से। चोर के पैर नहीं होते। पापी का मन अस्थिर होता है। पापी का मन अस्थिर होता है, ऑप्शन ए। अरहर की, चलो बताओ वे इसका 15 का बी। छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, ठीक। आंख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख। चलो भाई, हिंदी के क्वेश्चन आज इतने ही हैं आप लोगों के। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का उत्तराखंड जीके का है, और मैंने आपसे जो सजेशन मांगा है वो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1815। ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में विभक्त हो गया था? 2। गढ़वाल के विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश गढ़वाल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी? काशीपुर। एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर कब बनाया गया था? मई 1815। 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम किया? देहरादून। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया? 1926। ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया था? 1839। तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ था? 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने थे? 23। निम्न में से स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947-48 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नर का पद संभाला था? के.एल. मेहता। निम्न में से के.एल. मेहता कौन थे? भारतीय कमिश्नर। ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 टू 1947 तक किसका कार्यकाल रहा? डब्ल्यू फिनले का रहा था। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? पी विडम्ब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिश्नर पी विडम्ब का कार्यकाल रहा था कब से कब तक? 1914 से 21 तक रहा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? जेसी एक्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कमिश्नर कैंपबेल का कार्यकाल कब से कब तक था? 1906 से 14। 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना? फिसर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? जी रॉस को बनाया गया था, ऑप्शन ए। जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 ईस्वी तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन रहा? विलियम ट्रेल। ट्रेल के द्वारा 80 शाला बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी कब? 1823 में। 1816 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए? 24 का 7। 1829 से 1830 ईस्वी में नदियों पर लोहे की सस्पेंशन जो पुल था उनका निर्माण किसने करवाया था? ट्रेल ने कराया था, ऑप्शन सी। किस वंश के शासनकाल में कानूनगो के पद सृजित हुए थे? चंद शासक, ऑप्शन ए।
28 है कि किस कमिश्नर के द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सृजित किए गए थे? ट्रेल। 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किया था? ट्रेल। कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना हुई थी? 1816 में। 1824 ईस्वी में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी? विलियम ट्रेल। ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा था? 31 का आंसर आप मुझे देंगे कि कुमाऊं में तो ट्रेल था, ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला था? 1816 से 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1836 से 38 ईस्वी तक कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में जो है किसने कार्य संभाला था? 33 का ऑप्शन सी जॉर्ज गोबान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला था? 34 का ए हो जाएगा, जॉर्ज गोबान हो जाएगा। निम्न में से अनुभव विहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है? जॉर्ज गोबान को। असंगत युग्म का चयन करना है, तो बताओ असंगत युग्म। अल्मोड़ा पुलिस थाना क्या 1847 था? नहीं, अभी तो ऊपर बताया था, ऑप्शन ए गलत होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन वर्ड अल्मोड़ा आए थे? तो ये आए थे, जॉर्ज गोबान आए थे। कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लुसिंगटन की नियुक्ति कब की गई थी? 30 नवंबर 1838। नैनीताल नगरपालिका गठन हेतु एक्ट कब पारित हुआ था? 1842 में। किस कमिश्नर के संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद लिखे थे? लुसिंगटन। लुसिंगटन ने बागेश्वर की गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब कराया था? 1848 में। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई थी? 1848। सन 1845 में खैराना नैनीताल मार्ग पर किसने कार्य प्रारंभ किया? 43 का ये लुसिंगटन। थॉमस लुसिंगटन की मृत्यु कब हुई थी? 1848 में। निम्न में से किसे खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 शाला बंदोबस्त किस कमिश्नर के द्वारा कराया गया था? बेटन के द्वारा। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में बेटन का कार्यकाल कब से कब तक का रहा है? 1848 से 56। किस कमिश्नर को कुमाऊं में रामजी साहब कहा जाता था? हेनरी रैमजे को। तो ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट हो गया है। सो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।